हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे, जिसमें कि आप देख रहे हैं इसमें जो कंप्लीट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है, जिसके अंतर्गत के यूपीएससी है, पीसीएस है एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहाँ पर इसके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसका कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस चैनल पे, जिसमें कि हम इसको सीक्वेंस में अभी तक हमारी 8 क्लासेस हो गई है, उनके अंतर्गत आप उनको सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, जिसके कि अब देखेंगे हम इसके अंतर्गत क्लास नंबर 9 जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की है, जिसमें कि आप देखेंगे कि हमने जहाँ तक अभी जितना जो कंप्लीट किए हैं उससे आगे हम इसमें देखेंगे, जिसमें कि हमने इससे पहले के पिछली क्लास में जो देखा था हमने कोल्ड रिजर्व जो वाइसफेयर रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश का था, उसका हमने इसमें आने वाली पिछली वाली क्लास में देखा था। इससे आगे हम आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे श्रीशैलम वाइसफेयर रिजर्व के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसमें तो दो है, मतलब कि श्रीशैलम वाइसफेयर रिजर्व आंध्र प्रदेश, और फिर सेकंड इसमें देखेंगे हम कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का दिहांग दिबांग जो वाइसफेयर रिजर्व। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें सबसे पहले इसमें कि हम जो अरुणाचल प्रदेश का है श्रीशैलम वाइसफेयर रिजर्व के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश का, जिसमें किसमें कौन सा है श्रीशैलम वाइसफेयर रिजर्व, जो सबसे पहले इसको देखते हैं डिटेल से। तो इसमें देखिएगा आप यहाँ पर कौन सी तिरुमलाई जो पहाड़ी हिल्स, कहाँ पर ये तिरुमलाई के जो पहाड़ी हिल्स है वहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर आंध्र प्रदेश में। और इसमें देखें तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर का मंदिर भी यहीं पर है, कौन इसका तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर का मंदिर भी इसी हिल्स पर है, जो विष्णु भगवान के अवतार के रूप में इन्हें जाना जाता है, किसको, श्री तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर को। और फिर यहाँ पर कौन, एनआरडी जनजाति, मतलब कि यहाँ पर एनआरडी जनजाति के लोग भी इसी वाइसफेयर रिजर्व में के आसपास है निवास करते हैं, कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में। और फिर अब देखें इसमें अगला अगला देखेंगे कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा, दिहांग दिबांग वाइसफेयर रिजर्व। तो यह दिहांग का राष्ट्रीय उद्यान भी, मतलब यहाँ दिबांग राष्ट्रीय उद्यान भी है इसी पे, उसके ही नाम से इसे जाना जाता है। और यह मूलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित, कौन सा, यहाँ पर दो है, दो तीन, कौन कौन से, दिहांग राष्ट्रीय उद्यान है, मूलिंग राष्ट्रीय उद्यान, और क्या है, दिबांग राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी, वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब कि यहाँ पर 3 प्रकार के यहाँ पर अभ्यारण्य भी देखने को मिलेंगे। कौन से, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा, दिहांग दिबांग वाइसफेयर रिजर्व में। और फिर अगला स्टेट है, अगला स्टेट देखेंगे हम आसाम में। आसाम में कितने हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो है, कौन से, मानस वाइसफेयर रिजर्व और कौन सा, दिब्रू सैखोवा वाइसफेयर रिजर्व। ठीक है, तो दो वाइसफेयर रिजर्व है। सबसे पहले हम बात करेंगे मानस वाइसफेयर रिजर्व की। यह जैव मंडल है जिसका, ये कहाँ पर है, भूटान पर अवस्थित, मतलब कि जो जैव मंडल है यहाँ पर क्या, भूटान है, भूटान के पास में इसकी सीमा इससे लगती है। और यहाँ पिंगुइन हॉक्स या छोटे प्रकार की यहाँ पर क्या है, श्यूअर है, पिंगुइन हॉक्स नाम का एक श्यूअर भी है यहाँ पर, जो कि इसको इस नाम से जाना जाता है। और फिर इसमें देखें हम, इस बंगाल फ्लोरिकन भी यहाँ पर है, कौन सा, बंगाल, बंगाल का जो फ्लोरिकन भी यहाँ पर पाया जाता है। और यह एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर कौन सा है, एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। और यह कौन सी नदी पर है, मानस नदी पर। तो आपसे यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी नदी पर है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से है, मानस रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर, मानस नदी पर है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा आप, एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी, जो एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व दोनों यहाँ पर अवस्थित है। और फिर इसमें अगला है, अगला कौन, दिब्रू सैखोवा वाइसफेयर रिजर्व। दिब्रू सैखोवा वाइसफेयर रिजर्व कौन सी नदी पर है, ये दिब्रू नदी पर। कौन सी नदी पर है ये, दिब्रू नदी पर। कौन सी नदी पर, दिब्रू नदी पर। यह भारत का सबसे छोटा जैव मंडल है, मतलब कि यह भारत का सबसे छोटा वाइसफेयर रिजर्व भी के नाम से भी इसे जाना जाता है, किसको, दिब्रू सैखोवा को। ठीक है, तो ये हो गया कौन से राज्य के, आसाम राज्य के। और फिर इसमें है अगला हम, नौक्रेक नेशनल, नौक्रेक वाइसफेयर रिजर्व कहाँ पर है, मेघालय पर है। ठीक है, कहाँ पर है, मेघालय पर है। यह गारो की पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ पर गारो जनजातियां भी यहाँ पर निवास करती हैं। और यहाँ पर रेड पांडा भी रहता है और ग्रेट हार्नबिल भी है, जो कि यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है। कौन, ग्रेट हार्नबिल, कहाँ का, नागालैंड का। यह है सबसे छोटा वाइसफेयर रिजर्व है, कौन सा, नौक्रेक वाइसफेयर रिजर्व है, जो कि कहाँ पर है, मेघालय में है। और यह सबसे छोटा वाइसफेयर रिजर्व भी है। तो यहाँ पर दो देखे हमने, एक कहाँ पर, एक आसाम में भी है तो सबसे छोटा, और एक नौक्रेक में भी। नौक्रेक में कौन सा है, यहाँ पर नौक्रेक वाइसफेयर रिजर्व है, जो कि मेघालय में है, सबसे छोटा वाइसफेयर रिजर्व। और फिर अगला है, अगला अंडमान है निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर कौन सा है, ग्रेट निकोबार वाइसफेयर रिजर्व। अंडमान निकोबार में कौन सा है, ग्रेट निकोबार वाइसफेयर रिजर्व।
तो यहाँ पर निकोबारी 25 जो 85% यहाँ पर क्या है जीव मंडल भी के अंतर्गत आता है। कौन सा? जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यहाँ पर गलाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल नेशनल पार्क है। मतलब कि आपको यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप में। तो यहाँ पर कौन कौन से जो नेशनल पार्क है उनके नाम बताइए। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कौन सा? गलाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क यहाँ पर अवस्थित है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा? मैंग्रोव वन का जो अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये आइलैंड से घिरे होने के कारण ये आसपास जो है ये क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सैलड वाटर जो क्रोकोडाइल है, सैल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर कौन सी यहाँ जनजाति पाई जाती है? शोम्पेन और निकोबारी जनजाति। कौन सी? शोम्पेन जनजाति और निकोबारी जनजाति। तो यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी बन सकता है, शोम्पेन जनजाति और निकोबारी जनजाति कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई की रहती है? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ग्रेट निकोबार जो कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ पर शोम्पेन जनजाति और निकोबारी जनजाति दोनों प्रकार की यहाँ पर जनजाति निवास करती है। तो इसमें आप यहाँ देखिएगा। फिर अगला देखें हम शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में है शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसको देखें हम तो ये किस लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में देख लें। तो ये है सेमू पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। कौन से पेड़ के लिए? सेमू का जो पेड़ होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ पर संथाल जनजाति पाई जाती है, मतलब कि यहाँ पर निवास करते हैं शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? जो संताल जनजाति। और यहाँ एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। मतलब ये जो शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंतर्गत क्या है? यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व भी मिलेगा और क्या है? यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी। यहाँ सबसे छोटी मेघहासनी है, मतलब कि यहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघहासनी। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर एक सवाल भी बन सकता है कि मेघहासनी जो उड़ीसा राज्य की जो मेघहासनी सबसे छोटी चोटी है वह कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में है? यहाँ पर आपको बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको पहचानना कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व में है। ये शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। और फिर अगला देखें हम सुंदरबन कहाँ पर? ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में देखें हम तो वेस्ट बंगाल में कौन सा है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। यह है सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है ना, आप यहाँ देखिएगा वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिसको किसके नाम से जाना जाता है? सुंदरी ट्री के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुंदरी ट्री के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? हैन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जीव जाति रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब कि यहाँ पर कौन सा जीव जंतु पाया जाता है? यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर के यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन से उसमें बायोस्फीयर रिजर्व में? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में। और यहाँ पर कौन सा टाइगर? कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से, मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और फिर इसके अंतर्गत देखें हम अगला बायोस्फीयर रिजर्व है कौन से? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और फिर अचनक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के बीच में, दोनों के बॉर्डर में है। ठीक है, और फिर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? एमपी में देखने को मिलेंगे। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचनक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों कहाँ पर मिलेंगे? ये मिलेंगे मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो बाउंड्री है यहाँ पर कौन सा? अचनक अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ में भी आता है और एमपी में भी आता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अब इसमें देखें हम कि अमरकंटक के बारे में देख लें। अमरकंटक, ये अमरकंटक है। ठीक है, इसको आप यहाँ देखिएगा। तो अमरकंटक हो गया। अमरकंटक का देखें, अमरकंटक से कौन सी यहाँ पर देखिएगा तो आप यहाँ पर आएगी कौन सी? ऊपर से सोन नदी, इधर से आएगी कौन सी नदी? गंगा रिवर। कौन सी रिवर आएगी? गंगा रिवर। इधर से गंगा रिवर, इधर से सोन नदी। ये है कहाँ? अमरकंटक। फिर यहाँ पर कौन सा है? अचनक नेशनल पार्क भी है। और यहाँ कौन सी रेंज है सबसे ऊंची? यहाँ के जो मैकाल रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर फिर एक सेकंड एरिया में यहाँ पर कौन कौन सी है? यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है और यहाँ पर नर्मदा नदी है और यहाँ केन नदी जो कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ध्रुवगढ़ की चोटी। जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ध्रुवगढ़ की चोटी है। और फिर यहाँ से महाबलेश्वर जो कि महादेव के लिए प्रसिद्ध है। और फिर यहाँ पर से कौन सी नदी निकलती है? तापी नदी इसका यहाँ से निकलती है। तो इसमें यहाँ से सीक्वेंस से आप देखिएगा अमरकंटक है। अमरकंटक में कौन? यहाँ पर सोन नदी, यहाँ पर गंगा नदी, दोनों का संगम जी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? अचनक बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकाल रेंज है। और फिर आगे चले हम तो ये सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, फिर सेकंड में आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे आप पचमढ़ी मिलेगा
और फिर यहाँ पर नर्मदा नदी भी है, और फिर कैन नदी, जो कि कैन नदी पर कौन सा पन्ना वास्या रिजर्व की है, और फिर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। फिर इसके बाद यहाँ पर महाबलेश्वर जो महादेव का मंदिर है, और फिर यहाँ से कौन सी नदी है, तापी नदी यहाँ से निकलती है। तो इस तरह आप इसको सीक्वेंस में देख लीजिएगा। यहाँ से जाएंगे तो इधर से इस साइड से आकर सीधे कहाँ पर चले जाएगा, लास्ट में यहाँ पर तापी नदी पर। यहाँ की सबसे ऊंची जो कि रेंज कौन सी है, मेकाल रेंज है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे। तो फिर अगला देखें हम, अगला कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि आप देखेंगे हम कौन से किसके अंतर्गत है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत। जो यूनेस्को ने इसको कि कौन कौन से जो बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको कि यूनेस्को ने क्या किया है, इनको हेरिटेज के रूप में इनको क्या किया है, इसको संरक्षित किया है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि नंदा देवी बायोस्फीयर। नंदा देवी बायोस्फीयर देखेंगे तो आप कहाँ पर है, ये गोवा में। और फिर सेकंड है इसमें कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर देखिएगा, कहाँ पर नंदा देवी आपसे पूछेगा तो कहाँ पर है, ये गोवा में। और कंचनजंगा पूछेगा तो कहाँ पर है, ये बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में। और फिर इसमें हम देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत देखेंगे 1972 का, जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य को अधिनियम है, जिसका कब का, 1972 का, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से इसको सिटीज में इसको प्रोटेक्टेड किया गया है। इसको देखे तो हम सबसे पहली बार इसको, इसका स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ कि कब से, 1972 में इसका पहली बार क्या होता, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, जो कि कहाँ पर, स्वीडन के पीएम ने पोस्ट किया था, मतलब कि स्वीडन में इसका इस इनऑर्गेनाइजेशन किया गया था। तो फिर इसमें कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब उस टाइम पे, कौन थे, 1972 से 77 तक कौन थे, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो इस कन्वेंशन में इंदिरा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। तो फिर इसमें हमने देखा वन्य जीव अभ्यारण्य की और राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है, संरक्षण बायोस्फीयर रिजर्व के, सामुदायिक और बाघ रिजर्व। इसका प्रोटेक्टेड एरिया कितना माना गया है, इसमें प्रोटेक्टेड एरिया कितना, 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल मिलाकर 6 इसके प्रोटेक्टेड लैंड इंक्रीज किया गया, इसके एरिया के रूप में इसको मानक दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा। और फिर इसमें दिया गया है कि इसमें देखें हमसे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनकी सूची को हम किस तरह डिफाइंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इनको देखेंगे, तो इनको किस तरह से डिफाइंड किया गया। सबसे पहले तो वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि, और फिर इसमें प्राणी 1972 का प्राणी अधिक प्राधिकरण है, और फिर 2002 का संरक्षण एवं रिजर्व सामुदायिक रिजर्व है, और फिर 2006 का इसमें राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण। इनको 3 भागों में टोटल मिला के इसमें देखिए 1 2 3 4 4 भागों में इनको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे। तो अब इसमें देखें हम राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य बोर्ड अधिनियम जो संरक्षण है भारत सरकार के, जो भारत ने इसमें शीर्ष सलाहकार के रूप में इसकी भूमिका निभाई थी, किसने, भारत ने। और फिर इसमें देखें 2003 का वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम, जो कि सरकार की सलाह पर इसके लिए जिम्मेदार, ठीक है। तो आपने इसको देखा। और फिर इसमें डिफरेंट बिटवीन नेशनल पार्क, कौन कौन से नेशनल पार्क है जिसके लिए डिफरेंट के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसमें दिया गया है कि इसमें कि इन दोनों को अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, मतलब कि ये दोनों हैं, इनकी दोनों की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाती है। और सेकंड है इसमें सुरक्षा स्तर पर हमेशा राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य को अधिक होती है, मतलब कि इसकी सुरक्षा की दृष्टि से देखें हम तो इसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित एरिया किसे माना जाता है, राष्ट्रीय उद्यान या जीव अभ्यारण्य, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतु इसका निवास होता है। और इसमें दिया गया थर्ड है इसमें पशुचरण, मानव गतिविधियां, जो लकड़ियां काटना, राष्ट्रीय दोनों प्रतिबंधित, मतलब कि ये क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया क्षेत्र है। यहाँ पर क्या, ना ही यहाँ पर पशु चरने के लिए अंदर जा सकता है, ना ही यहाँ की लकड़ी को काटा जा सकता है। इन दोनों को यहाँ पर जाने या ले जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया। परंतु कभी कभी अन्य प्रकार के जो अभ्यारण्य इसकी अनुमति भी दी, मतलब कि कुछ अभ्यारण्य ऐसे हैं जहाँ पर कि इनको आने जाने के लिए इसको खोल दिया जाता है, परंतु यहाँ की जो जैसे कि लकड़ियाँ हैं, अन्य प्रकार की सामग्री को यहाँ से नहीं लाया जा सकता। और फिर इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में बदलाव किया गया, मतलब कि जो सीमा किसी क्षेत्र की सीमा बढ़ा दी गई है, किसी क्षेत्र की सीमा कम कर दी, मतलब कि जो अभ्यारण्य है उनकी सीमा को बढ़ा भी दी जाती है और कई क्षेत्रों की इनकी सीमा घटा भी दी जाती है। और फिर राष्ट्रीय जो उद्यान की सीमा इसमें निश्चित होती है, मतलब जो नेशनल पार्क होता है ना उसकी सीमा कैसी होती है, इसमें निश्चित होती है, मतलब कि जैसे कि हम समझें तो ये नेशनल पार्क है, तो इसकी जो सीमा है स्थायी तौर पर देखें तो इसकी सीमा कैसी होती है, स्थायी होती है, इसकी फिक्स ही है, मतलब कि यहाँ से ना आगे बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। इसका जो एरिया है, इसको जो पूरा एरिया है इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर अन्य प्रकार की जो मानव गतिविधियाँ हो रही हैं उन गतिविधियों को यहाँ किस तरह से रोका जाए, और यहाँ पर ना कि यहाँ पर जीव को यहाँ मारने दिया जाता है, और ना ही यहाँ पर की जो लकड़ी है अन्य जो जैसे कि लकड़ी, यहाँ की लकड़ियों को काटने भी नहीं दिया जाता, ना ही इसको शिकार करने के लिए यहाँ पर लोगों को जाने दिया जाता। परंतु कभी कभी देखोगे आप तो कुछ कुछ ऐसे अभ्यारण्य जिस पर इसकी अनुमति दे देते हैं, परंतु यहाँ पूर्णतः अनुमति नहीं देते, जिसकी वजह से ये संरक्षित क्षेत्र के रूप में भी अत्यधिक प्रोटेक्टेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें हमने देखे अब इसमें कि रेनेबल फॉरेस्ट एरिया, मतलब कि जो इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है जिसमें कि
जैसे कि आप यहाँ पर देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य के रूप में हम इसको देखते हैं। तो इसमें देखें हम इसमें कि कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया देखें, कंजर्वेशन रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व मतलब कि कब का है, ये 2002 का है। तो इसको देखें हम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी देखेंगे और यहाँ पर भी टाइगर, दोनों को किस तरह से मर्ज कर दिया जाता है, मर्जिंग इन द सीएम जो किसकी स्पीसीज के रूप में। और फिर सर रीजनल नेशनल पार्क जिसमें एलिफेंट के लिए कंजर्वेशन नेशनल पार्क है, कम्युनिटी रिजर्व एलिफेंट रिजर्व है। इसको आप इनको किस तरह से डिवाइड किया गया, मतलब यहाँ भी टाइगर क्षेत्र यहाँ भी टाइगर क्षेत्र है, इनको दोनों को किस तरह से मर्ज कर दिया जाता है जहाँ की यहाँ की कम्युनिटी को क्या किसी भी तरह की कोई नुकसानी ना पहुंच सके, जिसके कारण कि यहाँ पर वन्य जीव का संरक्षण किया जा सके और इनमें हो रहे जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है। तो इसको आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइगर रिजर्व के बारे में देखा और एलिफेंट रिजर्व के बारे में देखते, और फिर इसमें अन्य प्रकार के जैसे कि नेशनल पार्क हो गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, इसमें दोनों प्रकार से इनको किस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। तो फिर इसमें हम देखें संरक्षण रिजर्व के जैसे कि सामुदायिक क्षेत्र में देखें, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का 1970, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसका 1972 का, और जैव विविधता जो कि जैव बायोडाइवर्सिटी है इसके संरक्षण के लिए और स्थानीय समुदाय को किस तरह से इसमें यानी कि शामिल किया गया है, जिसके बारे में हमने इसमें जो रिजर्व है उनको देखा था। तो अब देखें कंजर्वेशन रिजर्व की, कंजर्वेशन रिजर्व कौन कौन सा है इसमें देखें, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि मतलब कि जो जैसी भूमि जिसका कंजर्वेशन करते हैं जो कि सरकार का इसमें पूर्णतः नियंत्रण होता है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य का इसमें सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, जिसके पारिस्थितिकी गलियारा इसमें सारी इसमें शामिल होती हैं। और इसमें कुछ बफर के रूप में मतलब कि कुछ क्षेत्र जो होते हैं वह बफर के रूप में भी इसका कार्य करते हैं, और अन्य प्रकार के जो वनस्पति जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उनके पारिस्थितिकी तंत्र को किस तरह से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धित किया जाता है उसके बारे में आप यहाँ देखिए कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने इसमें देखा था कि जो जैसे कि ये क्षेत्र हुआ इसकी पारिस्थितिकी तंत्र और यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को किस तरह से मर्ज कर दिया जाता है उसके बारे में देखा था, और इसमें हमने विभिन्न प्रकार के जो इनके जो गलियारा है एक दूसरे से किस तरह से प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में जाना जाता है। और फिर इसमें देखें हम अगला है इसमें कम्युनिटी रिजर्व की, कम्युनिटी रिजर्व है क्या बेसिकली, तो हम देखें निजी सामुदायिक और स्वामित्व वाले जो मतलब कि जो निजी समुदाय और इसमें सामुदायिक जो स्वामित्व वाली भूमि, जैसे निजी समुदाय मतलब कि किसी के पास है तो वह निजी है, और जो गवर्नमेंट सामुदायिक भूमि होती है जो पूर्णतः किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। तो कम्युनिटी रिजर्व के बारे में देखा, तो इसमें कि जैसे कि हम इसमें देखें संरक्षण भाग देते हैं, स्थलीय लोग जो होते हैं वह संसाधन के तहत उसको सतत उपयोग की अनुमति दे देते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण जैव विविधता जो कि सांस्कृतिक के रूप में इसमें महत्वपूर्ण रक्षा इसकी करते हैं। और फिर इसमें क्या इसमें बाघ रिजर्व के बारे में देखें, बाघ रिजर्व क्या है, एक अधिसूचना को इसके द्वारा होती है, राज्य सरकार द्वारा NTCA की सलाह के बाद ही किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखें इसमें अध्ययन पर्यावरण मंत्री कौन, यूनेस्को के होते हैं, और इसके अंतर्गत जनजाति विभाग मंत्रालय ग्राम सभा की अनुमति भी देना अनिवार्य होता है बाघ रिजर्व संरक्षण के लिए, क्योंकि ग्राम सभा की अनुमति मिलना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब देखें हम इसमें कि ऑल इंडिया मतलब कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व है उनके बारे में देखें हम, जिसमें कि इसमें देखते हैं कि इस वीडियो में कुछ कवर कर लेते हैं और कुछ आने वाली वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम टाइगर रिजर्व है कौन कौन से जो भारत में कितने टाइगर रिजर्व है एक एक करके इन सभी टाइगर रिजर्व के बारे में हम डिटेल्स समझेंगे कि जो जो जानकारी महत्वपूर्ण है वहाँ के लिए उस सिचुएशन के लिए मैं उनको सभी को बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कि उत्तराखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो उसके बारे में देखिए उत्तराखंड में कितने 2 टाइगर रिजर्व, कौन सा राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कार्बेट जो कि जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। हाँ कितने यहाँ पर 2 कौन से, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। और फिर देखें हम उससे सीधे उत्तराखंड के बाद आते हैं सीधे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हम देखें इसमें कि जिम कार्बोनेट जिससे लगा मतलब कि जो कार्बोनेट है जो कि उत्तराखंड का है, ये कहाँ से लगा है, उत्तर प्रदेश से भी लगा है और उत्तराखंड से भी, ठीक है, दोनों के पास है। और इसमें देखें हम इसमें जो लखीमपुरी से भी लगा है, और यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और इसमें की रानीपुर टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से यहाँ पर देखे आप, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और फिर आ जाते हैं हम बिहार में देखेंगे तो हम बिहार में सिर्फ कितने टाइगर रिजर्व है, बिहार में सिर्फ एक, कौन सा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यह भारत और नेपाल की सीमा से लगता है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, नेपाल यहाँ पर है, इसकी सीमा से, दोनों की सीमा से लगता है। कौन सा, बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, वाल्मीकि बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व। और फिर इसमें झारखंड में कौन सा, पलामू टाइगर रिजर्व, सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, कौन सा, पलामू टाइगर रिजर्व। यह कौन सी, काली यहाँ पर से कौन सी, कर्क रेखा के पास है, मतलब कि यहाँ पर से कर्क रेखा से पास में ही ये टाइगर रिजर्व है, कौन सा, पलामू टाइगर रिजर्व। और फिर कौन सा स्टेट आ गया, हम सीधे आ गए हम वेस्ट बंगाल में कौन सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व है,
सुंदरबन टाइगर रिजर्व। कौन से? सिर्फ यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो फिर अगला हम इसको और कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगले हम 3 राज्य को और देख लेते हैं, इसमें कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। इसमें हम देखेंगे आसाम में कौन सा टाइगर रिजर्व है? मानस टाइगर रिजर्व है, नामेरी टाइगर रिजर्व है, ओरांग टाइगर रिजर्व है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं? मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व और कंचनजंगा टाइगर रिजर्व। ये तीन चारों कहाँ पर है? ये आसाम में। और फिर अगला अरुणाचल प्रदेश। कौन से राज्य में आ गए हम? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे तो पक्के टाइगर रिजर्व है, कॉमलैंग टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व। कितने टाइगर रिजर्व है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में आपको 3 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? पक्के टाइगर रिजर्व है, कॉमलैंग टाइगर रिजर्व है और नामदफा टाइगर रिजर्व। आप यदि ध्यान से देखोगे ना वीडियो को, तो मैं तो आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आप क्लास में ही सारे चीज़ों को इनको याद कर लें। ठीक है, तो अगला हम आज का और अंतिम कौन सा है? मिजोरम राज्य का। कौन सा? मिजोरम राज्य का दफा टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व? दफा टाइगर रिजर्व। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि हमने इस सेशन में देखा हमको जितने टाइगर रिजर्व और इसमें 22 का रिजर्व जो बचे थे, 22 का रिजर्व पिछली क्लास से इस क्लास में हमने पूरा कवर कर लिए। और आने वाली जो क्लास है उसमें हम देखेंगे जो जितने भी टाइगर रिजर्व बचे हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे 1-2 क्लास में, और फिर आगे हम इसी तरह से इसको सीरीज को नेक्स्ट सीजन तक चलती रहेगी। तो आपका फीडबैक के तौर पर आप ये वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।